हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सॉल्यूशन। हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में देखिए हमने आपको पूर्व के वीडियो में हम बहुत स्लो गति से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ा चुके हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो थी सांद्रता, कंसंट्रेट। और सांद्रता के आधार पर देखिए, सांद्रता के आधार पर इनके मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला है भार भार मात्रक। भार भार मात्रक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बता देता हूं, आपका आता है भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत के बाद में मोल भिन्न, मोल भिन्न इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आपका मोललता, जिसको कि हम स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ये सांद्रता की मापने की सबसे अच्छी इकाई है। दूसरा हमने जो पढ़ाया आपको भार नंबर 1, दूसरा हमने पढ़ाया आपको, इसको हम W/W से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने आपको पढ़ाया भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक को जो कि हम W/V से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंदर जो देखिए आपका पहला है वो है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था नॉर्मलता, ये कि आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे N से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आपका फॉर्मलता, ये F से प्रदर्शित करते हैं। तीनों के बारे में हम खूब डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। छोटी क्लास 12th क्लास में भी सॉल्यूशन वाला पार्ट है जो आप पढ़ के आए। इन सब चीजों को आप प्रैक्टिकल की पुस्तक में भी पढ़ के आए हैं, थ्योरेटिकल में भी पढ़ के आए हैं, जिनको आज हम फाइनल के अंदर यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमने आपको आयनिक सामर्थ्य पढ़ाया था। आयनिक सामर्थ्य टॉपिक पढ़ाया था। आयनिक सामर्थ्य को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर हमारा जो फॉर्मूला था वो 1/2 M1 Z1 M2 Z2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे हमने जुड़ा हुआ आपको आंकिक सवाल भी कराया था। M1 यहाँ पर आपका मूललता है, Z यहाँ आपकी संयोजकता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हम आपको पूर्व के वीडियो में करा चुके हैं। किसमें? पूर्व के वीडियो में आपको करा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक जो है पूर्व के वीडियो में हम करा चुके हैं। आज के वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपका है वाष्प दाब। तो देखिए इसमें नया टॉपिक जो कि सॉल्यूशन के अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो है आपका वाष्प दाब। वो है आपका वाष्प दाब। तो देखिए ये है वाष्प दाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेपर प्रेशर जो है वाष्प दाब, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, देखिए जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। द्रव का
वाष्प में, द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, वाष्प में परिवर्तित हो जाना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लास में भी इन चीजों को हम पढ़ के आते हैं। तो ये देखिए हमारा जो द्रव है, ये रहा द्रव, उत्क्रमणीय रिएक्शन, और ये वाष्प में परिवर्तित हो गया जब हमने इसको गर्म किया, वाष्पन हुआ इसका, यानी ये वाष्पन। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही आपका वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए कंडीशन, जब हम वाष्पीकरण की क्रिया खुले पात्र के अंदर कराते हैं, जब किसी द्रव को हम खुले पात्र में गर्म करते हैं तो वह वाष्प जो है वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन यदि हम बंद पात्र में कराते हैं, यदि हम इस वाष्पीकरण की क्रिया बंद पात्र में कराते हैं तो जो वाष्प है वो ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में फिर से वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और द्रव में परिवर्तित हो जाने के कारण हम इसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अर्थात जहां पर वाष्पीकरण तथा संघनन, अर्थात जहां पर वाष्पीकरण व संघनन दोनों क्रियाएं जो है एक साथ चलती हैं, वाष्पीकरण में संघनन दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं, तो इसे साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कहते हैं। ये लीजिए साम्य अवस्था कहते हैं। अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया जितनी हो रही है उतने ही जो है वाष्प के अणु द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। तो दोनों घटनाएं जब साथ चलती हैं तो वह घटना इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था को हम देखिए इस प्रकार से छोटे स्तर से भी हम पढ़ के आते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, जितना आपका वाष्पीकरण हो रहा है उतना ही आपका क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। तो ये जो बिंदु है ये साम्य बिंदु कहलाता है, साम्य अवस्था कहलाती है। दोनों घटनाएं एक साथ होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला बिंदु जो हमने पढ़ा वाष्प दाब के अंदर, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही आपका वाष्पीकरण कहलाता है। जब हम द्रव को खुले पात्र में गर्म करते हैं तो यह वाष्पीकरण की क्रिया जो है वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन यदि हम इसे बंद पात्र के अंदर कराते हैं, किसके अंदर कराते हैं? बंद पात्र के अंदर कराते हैं, तो यह वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम संघनन कहते हैं। क्योंकि वापस पुनः जो वाष्पीकरण, जो वाष्प बनी थी वो ठंडी होकर वापस पुनः द्रव में आके मिल गई, तो वह घटना संघनन कहलाती है। यानी संघनन का मतलब जुड़ना, वापस वो आकर के वहीं द्रव में जुड़ गई। जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जब दोनों घटनाएं एक साथ होती है तो इसे हम साम्य अवस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम अवस्था कहते हैं। जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं तो इसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये कोई भी अभिक्रिया आपकी चल रही है,
वापस इसमें आकर ये मिल गई, तो दोनों घटनाएं देखिए एक साथ एक जगह पर आकर मिल गई, तो इसे हम साम्यावस्था कहते हैं। आप छोटी क्लास 11th क्लास में इसको साम्यावस्था को बहुत डिटेल स्टडी करके आए हैं, तो इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम अवस्था है। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें साम्यावस्था के बाद में हम दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे वाष्पदाब के अंदर, वो देखिए आपका वाष्पदाब किसे कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं वाष्पदाब। हमने वाष्पीकरण पढ़ लिया, संघनन शब्द पढ़ लिया, साम्यावस्था पढ़ ली, और दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे साम्यावस्था पर, यानी कि साम्यावस्था पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसका वाष्पदाब कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? वाष्पदाब कहलाता है। किसी एक घटक का स्वयं का वाष्पदाब किसी एक घटक का स्वयं का वाष्पदाब उसका शुद्ध वाष्पदाब कहलाता है। इसको हम P0 से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध वाष्पदाब कहलाता है जब विलयन में दो घटक होने के कारण उन घटकों का वाष्पदाब आंशिक वाष्पदाब कहलाता है। तो देखिए, तो पहले पॉइंट के अंदर हमने जो वाष्पदाब के अंदर जो पढ़ा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पढ़ी, संघनन पढ़ा, साम्यावस्था पढ़ा। अब साम्यावस्था पर यदि किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसका क्या कहलाता है? वाष्पदाब कहलाता है। किसी एक घटक का स्वयं का वाष्पदाब, एक घटक जैसे आपका विलेय है, एक घटक आपका जैसे विलायक है, किसी एक घटक स्वयं का वाष्पदाब उसका शुद्ध वाष्पदाब कहलाता है। जब विलयन में एक से अधिक घटक होने के कारण उन घटकों का वाष्पदाब कैसा होगा? आंशिक वाष्पदाब होता है। आंशिक वाष्पदाब होता है Pa प्लस Pb। तो इस प्रकार से तीसरा देखिए, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है अवाष्पशील पदार्थों का अवाष्पशील पदार्थ का वाष्पदाब जो है शून्य होता है, क्योंकि उनका वाष्पीकरण होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वाष्प नहीं बनती है, क्योंकि उनकी
वाष्प नहीं बनती है, क्योंकि उनकी वाष्प नहीं बनती है। क्वथनांक कम होने पर, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कम होने पर, क्वथनांक कम होने पर, क्वथनांक कम होने पर वाष्प जल्दी बन जाती है, वाष्प जल्दी बन जाती है, वाष्प जल्दी बन जाती है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है, वाष्प जल्दी बन जाती है, जिससे जिससे उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में हम आपको वाष्प दाब पढ़ा रहे हैं। वाष्प दाब जो है हमारा, जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की घटना देखिए, जब हम खुले पात्र के अंदर कराते हैं तो वाष्प जो है वो वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन जब हम वाष्पीकरण की क्रिया किसी बंद पात्र में कराते हैं, बंद पात्र के अंदर कराते हैं तो वह वाष्प जो ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है और पुनः जो है वापस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही हम संघनन कहते हैं। अर्थात जो वाष्पीकरण हुआ था वो ऊपर जाकर के ठंडा हो गया, ठंडा होने पर पुनः उसी द्रव के अंदर आकर मिल गया, इस घटना को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन जब वाष्पीकरण और संघनन की घटनाएं दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं तो उसे हम साम्यावस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी हो रही है और साथ में जो है वाष्प ठंडी होकर द्रव में परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से जब दोनों घटनाएं होती हैं तो उसे हम साम्यावस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम अवस्था कहते हैं, जहां दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही है लेकिन समान रूप से हो रही है। दूसरा है साम्यावस्था पर किसी भी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। किसी एक घटक का स्वयं का वाष्प दाब उसका शुद्ध वाष्प दाब कहलाता है। जब विलयन में एक से अधिक घटक होने के कारण उन घटकों का वाष्प दाब जो है आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। अवाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब हमेशा क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वाष्पीकरण होता ही नहीं, क्योंकि उनकी वाष्पन नहीं बनती है। क्वथनांक कम होने पर, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर वाष्प जल्दी बन जाती है, जिससे उनका वाष्प दाब का मान जो है वो अधिक हो जाता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राउल्ट या राउले का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये वाष्प दाब टॉपिक फिनिश हो गया। अब पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम या राउल का नियम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, देखिए ये आपका राउल्ट का नियम है। इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक वाष्प दाब का मान उस घटक के शुद्ध वाष्प
वासुदाव तथा मोल भिन्न तथा उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो इस नियम के अनुसार राउल के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक वासुदाव का मान उस घटक के शुद्ध वासुदाव यानी P0A शुद्ध वासुदाव तथा उस घटक की मोल भिन्न के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए हमने A और B दो आपके घटक हैं, ये आपके क्या हैं, घटक है, ये भी आपका घटक है, ये घटक आपका विलेय है, ये आपका विलायक है, दोनों मिलके विलयन बना रहे हैं हमारे। ये हमारा शुद्ध वासुदाव जो है हमारा P0A और P0B। आंशिक वासुदाव जो हो गया हमारा आंशिक वासुदाव हमारा हो गया PA और PB। और हमारी मोल भिन्न जो है मोल भिन्न है XA और XB। ये लीजिए, तो हमारे दो घटक हैं जो कि विलेय और विलायक, इनका शुद्ध वासुदाव P0A और P0B से प्रदर्शित करते हैं। आंशिक वासुदाव जो है हम PA PB से प्रदर्शित कर रहे हैं। मोल भिन्न जो है XA व XB से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए राउल्ट के नियम से, तो हमारा है राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम से क्या होता है, राउल्ट के नियम से देखिए आपका होता है PA बराबर आंशिक वासुदाव बराबर P0A शुद्ध वासुदाव उसकी मोल भिन्न XA के गुणनफल के बराबर होता है। PB बराबर जो होता है P0B और XB। ये हो गया आपका। तो देखिए कुल वासुदाव जो P बराबर PA प्लस PB हो गया। अब हम इसका मान रख देंगे, तो मान रखने पर देखिए P बराबर आपका क्या हो गया, P0A XA P0B और XB। ये आपका समीकरण आ गया। ये लीजिए, ये आपका आ गया। अब देखिए यदि विलेय अवाष्पशील हो, यदि मान लीजिए ये विलेय जिसका वाष्पीकरण नहीं होता हो, यदि विलेय आपका क्या हो, अवाष्पशील हो, तो यानी कि आपका जो विलेय है वो अवाष्पशील हो, उसका वाष्पीकरण नहीं हो तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, यदि आपका मान लीजिए ये रहा आपका PA, ये आपका जो कि आपका विलेय है और इसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो गया आपका। अब देखिए हमारा क्या हो गया, हमने मान रख दिया P0A और P0B, तो P बराबर इसका मान क्या हो गया 0, ये क्या हो गया आपका PB। अब देखिए P बराबर आपका ये 0, ये PB की जगह हमने मान क्या रख दिया, वो ये रख दिया आपका P0B और XB। तो यहां जो है वो P0B आपका एक स्थिरांक राशि है, कांस्टेंट राशि है, तो P आपका समानुपाती XB। ये लीजिए,
तो इस प्रकार से ये आपका कुल जो वासुदाब है वो उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से देखो राउल्ट के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक वासुदाब का मान उस घटक के शुद्ध वासुदाब तथा उस घटक की जो मोल भिन्न है, उस घटक की जो मोल भिन्न है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए दो घटक है हमारे, एक घटक ए एक घटक बी आपका रहा, ये विलय होता है, ये विलायक होता है। शुद्ध वासुदाब आपका हमने P0A से, इसका विलायक का घटक P0B से, आंशिक वासुदाब PA PB, मोल भिन्न X से XB। राउल्ट के नियम के से देखिए PA बराबर P0A और X है, PB बराबर क्या हो गया आपका P0B और XB। शुद्ध वासुदाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो कुल वासुदाब PA प्लस PB हो गया आपका। हमने इस समीकरण के अंदर, समीकरण इसको एक के अंदर ये मान रख दिए हमने, ये मान समीकरण एक के अंदर हमने मान रख दिए। अब इन मान रखने पर हमारा ये आ गया। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, यदि विलय जो है वो अवाष्पशील हो, यानी उसका वाष्पीकरण नहीं होता हो, तो PA बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब हमने जो अपना फॉर्मूला था P बराबर PA प्लस PB, इसका मान क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये PB रह गया आपका, PB का मान हमने यहां से रख दिया, तो ये हो गया आपका P बराबर P0B और XB। यहाँ P0B एक स्थिरांक है, तो P बराबर आपका XB। अतः राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय उपस्थित होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार यदि किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ उपस्थित होता है तो वहां विलयन का कुल वाष्पदाब, तो वहां विलयन का कुल वाष्पदाब विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो कुल वाष्पदाब उस विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय उपस्थित हो, राउल्ट के नियम के अनुसार जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय उपस्थित हो तो वहां विलयन का कुल वाष्पदाब P, वहां विलयन का कुल वाष्पदाब P, उस कुल वाष्पदाब जो आपका P है, विलयन का कुल वाष्पदाब विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कुल वाष्पदाब ये हो गया आपका कुल वाष्पदाब विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो वाष्पदाब पढ़ा आज के वीडियो में, वास्तव में वाष्पदाब क्या होता है, तो हमने वाष्पदाब के बारे में आपको पढ़ाया, 3 पॉइंटों के अंदर पढ़ा दिया। उसके अंदर वाष्पीकरण आपको पढ़ाया, जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों घटनाएं साम्यावस्था हो जाती है और उस पर लगाया गया सतह पर दाब आपका वाष्पदाब कहलाता है। अवाष्पशील के लिए, यानी जो विलय है अवाष्पशील के लिए वाष्पीकरण का मान वास्तव में 0 होता है, और जिनके क्वथनांक का मान कम होता है तुरंत ही उनमें वाष्पीकरण हो जाता है। फिर हम आपके राउल्ट के नियम पर आ गए। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक वाष्पदाब का मान उस घटक के शुद्ध वाष्पदाब तथा उस घटक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। घटक ए और बी आपका हो गया शुद्ध वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाब, मोल भिन्न, राउल्ट के नियम से हो गया आपका, ये हमने रख दिए, और ये आपका आ गया कुल राउल्ट के नियम के अनुसार जो है कुल वाष्पदाब उस विलयन की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम अगले उस वीडियो में आपको राउल्ट के नियम के आधार पर हम 2 प्रकार पढ़ेंगे। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आदर्श विलयन, दूसरा होता है अनादर्श। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।